चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। वैसे तो 6, 7 में कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो लिखते समय आपको काम आ सकती है, ठीक है ना। उसके अंदर कॉन्सेप्चुअली कुछ बताने जैसा नहीं है, बस लिखते समय बताऊंगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये सेट दिया हुआ है, ए सेट, और आपको इनका ट्रूथ वैल्यू बताना है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू ही बताना है, एक सेकेंड। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सही है। और इसके अंदर आपको निगेशन लिखना है, ठीक है। तो आपको इनका ट्रूथ वैल्यू बताना है। अब सेट ए दे रखा है तो सेट ए की तरफ देखिए आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पहला स्टेटमेंट देखिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो इस सेट की बात हो रही है, ए मतलब इस सेट की। तो देयर ये इसका इस क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू ए। मतलब इस सेट ए के अंदर कम से कम एक ऐसा नंबर है क्या कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब उनका ये कहना है कि इसके अंदर कम से कम एक ऐसा नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब आपको पता है कि x की जगह पर क्या आना चाहिए, 7। तो क्या 7 इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल है। तो कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। तो एक है, तो इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू आ गया ट्रू। नीचे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, इनका आप कहना है कि ए के अंदर के सभी नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो क्या होता है कि नहीं, तो देखना है आपको। तो देखो स्मॉल नंबर्स के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा, 1 + 5 6 2 प्लस, थोड़ा सा लास्ट से स्टार्ट करते तो 9, एक्स की जगह पर 9 रख देते तो 9 + 5 14 आता है, एंड 14 इज नॉट लेस देन 12। मतलब ये जो क्वांटिफायर यूज किया है इसके वजह से ये सेंटेंस स्टेटमेंट तो बन गया है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट बन गया है। तो अगर इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाना होता तो हम लोग देयर एग्जिस्ट यूज करते। तो ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो देखिए पिछले साल का जो सिलेबस था उसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड नहीं, ऐसा नहीं, क्या पूछा जाता था, ओपन सेंटेंस आपको दिया हुआ रहता था और ये बताया जाता था कि इसको आपको कन्वर्ट करना है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में। तो यूज सुटेबल क्वांटिफायर टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस इनटू ए स्टेटमेंट। और फिर उसके अंदर क्या करना था, क्वांटिफायर इस तरीके का यूज करो, यूज सुटेबल क्वांटिफायर सो दैट द स्टेटमेंट, द सेंटेंस विल बिकम ट्रू स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के क्वांटिफायर यूज किया। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता था कि आपके दिए गए ओपन सेंटेंस को आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में, लेकिन वो ट्रू होना चाहिए। तब आपको सोचना पड़ता था कि मैं फॉर ऑल यूज करूं या देयर एग्जिस्ट यूज करूं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस ओपन सेंटेंस को इस सेट के ऊपर अगर आपको डिफाइन करना था, तो आप लोगों को अगर इसका वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू चाहिए होता तो आप फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट यूज करते, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर का समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रूथ वैल्यू ढूंढेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कहना है कि a के अंदर कम से कम एक ऐसा x है कि x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो क्या कम से कम एक ऐसा x है इसके अंदर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 11? बहुत है भाई, बहुत है। देखिए 4 डालिए तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 तो आएगा, 5 डालिए ये भी कंडीशन। सो 4 के आगे के सारे नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो कम से कम एक कहा था, बहुत है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आगे देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, मतलब ए के अंदर के सभी नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ऐसा कहना है उनका। तो सबसे बड़ा वाला नंबर डाल के देखिए, 3 9 are 27, 27 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 25। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ए के अंदर के सभी नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। उनका कहना था करते हैं, तो नहीं करते, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अब इन स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। दीज आर ऑल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये तीनों के तीनों। और मैंने आपको बताया था क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन लिखना बहुत आसान होता है। कैसे लिखा जाता है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू ए n + 7 इज ग्रेटर देन 6। तो पहले का निगेशन आप कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल की जगह लिखना है देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंगिंग टू ए सच दैट, देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंगिंग टू ए सच दैट n + 7 ग्रेटर देन है तो लेस देन करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट था इसका हमने निगेशन कैसे लिखा, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट लिखा, और जो आगे का स्टेटमेंट है उसका नेगेटिव लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, आप सेकंड स्टेटमेंट में क्वांटिफाइड यूज किया है देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट की जगह रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल। सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए,
हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, ये लिखने की जरूरत नहीं अभी, सच दैट जो आगे स्टेटमेंट है उसका निगेशन लिखना भूलना नहीं है। x + 9 यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दिया है तो हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेंगे 15। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम लोग बेटा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को क्या कह रहा था मैं, हाँ, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के अंदर जब हमें नेगेशन लिखना होता है तब हम अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया है तो उसकी जगह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लेते हैं, अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दिया है तो उसकी जगह यूनिवर्सल क्वांटिफायर लेते हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, आगे जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका आपको नेगेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर n+7 ग्रेटर देन 6 दिया है तो हमने लिखा लेस देन और इक्वल टू 6, इसका नेगेटिव। यहाँ पर x + 9 लेस देन और इक्वल टू 15 दिया है तो इसको हमने ग्रेटर देन 15 लिखा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए सम ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पहले जो सम दिया है दिस इज अ क्वांटिफायर, और ये क्वांटिफायर कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम की जगह रिप्लेस करेंगे ऑल को, ठीक है। सो ऑल ट्रायंगल्स, आप सम की जगह रिप्लेस किया ऑल को, तो आगे के स्टेटमेंट का निगेशन भी लिखना जरूरी है। ऑल ट्रायंगल्स, आर के बाद लिखेंगे नॉट, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझे। तो इस तरीके से क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन लिखा जाता है। अब बेटा यहाँ पर मैंने ये 6th क्वेश्चन जो है, तो आपको इनके ट्रूथ टेबल्स निकालने, जो कि आप लोगों को आता है कैसे निकाले जाते हैं, और 7 के अंदर स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, तो आपको पहचानना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स। तो दोनों भी क्वेश्चन ट्रूथ टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मुझे बस यहाँ पर ये बताना है कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न या कंपाउंड स्टेटमेंट जिनका आपको ट्रूथ टेबल निकालना है, ये बहुत बड़े दिए होंगे, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो आपका बोर्ड के अंदर आपको जो आंसर शीट दिया हुआ रहता है, उसका जो एक साइड होता है उसका विड्थ आपको कम गिर जाता है इसको करने के लिए, तो बहुत से बच्चे कॉलम को फिर नीचे उतारते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आप लोग गलती कर देते हो आंसर लिखते समय। तो बेटर है कि आप कॉलम्स को नंबर दीजिए, उससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5th वाले का हमें ट्रूथ टेबल निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया स्टेटमेंट है 3 और निगेशन कितनों का है, सिर्फ एक का है। मतलब हमें कॉलम कौन कौन से चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए, R चाहिए, ठीक है, और P का सिर्फ निगेशन चाहिए, तो उसको भी पहले ही ले लिया। तो हमारे पास कितने कॉलम बन गए हैं अभी के लिए, 4 कॉलम्स बन रहे हैं। सो कॉलम के ऊपर उनका नंबर देना सही रहता है अगर आपको स्पेस बचाना है विड्थ में। तो आपने 4 कॉलम लिख दिए यहाँ पर। अब आगे देखिए, इनकी 8 पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स वगैरह, ये आपको पता है, ये आएगा। मैं ट्रूथ टेबल निकाल नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि वो आपको आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एक एक छोटे छोटे ब्रैकेट को ले लेते हैं। तो सबसे पहले निगेशन P और Q लेंगे हम लोग, फिर इसका एक कॉलम बनेगा, इसको 5th नंबर का कॉलम बोलेंगे। फिर हम लोग लेंगे Q इम्प्लाइज R वाला, ठीक है, फिर इसको हम लोग बोलेंगे 6 कॉलम। फिर अब क्या करना होता है हमें, इस वाले कॉलम, इस वाले कंपाउंड स्टेटमेंट और इस वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग जोड़ रहे हैं एंड से। तो अब जब हम लोग इसको और इसको एंड से जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो ट्रू फॉल्स ही आएगा, इसलिए इसको ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दिस एंड दिस ये लिखने में हमारा इतना स्पेस चला जाता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉलम नंबर 5 है और ये कॉलम नंबर 6 है, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 5 and 6। समझे ये बात को, तो 5 and 6 यहाँ पर लिखे या फिर यहाँ पर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आप 5 and 6 लिखते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप इस पूरे ब्रैकेट का एंट्रीज लिख रहे हो ट्रूथ टेबल की। सो दिस एंड दिस ये आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद में आपको P इम्प्लाइज R भी तो लिखना है, फिर आप P इम्प्लाइज R लिखेंगे। सो P इम्प्लाइज R फाइंड आउट किया आपने। अब लास्ट कॉलम जो आने वाला है वो सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा बेटा, अब लास्ट कॉलम में आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अब गलती क्या कर देते हैं बच्चे, देखो मतलब गलती नहीं होती यहाँ पे, अब यहाँ तक आपका पेज खत्म होने को आता है, तो अब लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो आप करना क्या है, आपको देखिए ये जो आपने लिखा है ये कौन सा कॉलम है आपका, तो ये 7th कॉलम था और ये था 8th कॉलम, तो आपका ये 8th कॉलम के अंदर है और ये 7th है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 इम्प्लाइज 8, ठीक है।
तो बेटा 7 implies 8 अगर लिखेंगे तो हमारा काम अच्छे से बन जाएगा। बारिश आ रही है इसलिए मैंने लाइट स्टार्ट कर दी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है, समझे बात को। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पर बतानी थी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, बस ये लिखते समय गलती मत कर देना। तो इससे आपका स्पेस बचेगा और एक ही पेज पर विड्थ में आपका ट्रूथ टेबल समा जाएगा अगर बढ़ा दिया है तो। अगर छोटा ट्रूथ टेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो और इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपको टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा आपको, इसका ट्रूथ टेबल निकालना पड़ेगा। अभी ये तो काफ़ी बड़ा ट्रूथ टेबल आने वाला है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो आपको बताना है वो ये है कि यहाँ पर ये और ये 4 कंपाउंड स्टेटमेंट है जो आपस में और से जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो जब आप लास्ट कॉलम ड्रॉ करेंगे इसके लिए, इसका लास्ट कॉलम आएगा ना, इसका ट्रूथ टेबल कितना बड़ा आएगा, इसका ट्रूथ टेबल काफ़ी बड़ा होगा। इसका ट्रूथ टेबल काफ़ी बड़ा होगा। तो पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू आप लिखेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर लास्ट के कॉलम में सभी को और से जोड़ेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका ट्रूथ वैल्यू, तो देखना कितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट आप और से जोड़ रहे हो, आपके पास इसका ट्रूथ वैल्यू है, इसका है, इसका है, इसका है, चारों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है, और 4 स्टेटमेंट को आप और से जोड़ रहे हो। अब करना क्या होता है बेटा आपको कि चारों में से अगर एक भी ट्रू आता है तो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू आएगा, और चारों में से अगर चारों भी फॉल्स होते हैं तभी जाके वो फॉल्स बनेगा। मतलब मान लीजिए कि जब आप इसका इस लास्ट कॉलम की एंट्रीज लिखने जा रहे हो, अगर मान लीजिए ये P एंड Q है आपका, ठीक है, फिर ये है निगेशन P एंड Q, फिर आपके पास है P और निगेशन Q, और यहाँ पर है निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये 4 कॉलम्स है और इनको और से जोड़ा गया, ये आपका लास्ट कॉलम है ट्रूथ टेबल के अंदर का। तो मान लीजिए कि ये आपके पास T है, F है, T है, F है। अब इसका रो क्या आएगा, तो जब आप इन चारों को और से जोड़ रहे हो तो बस आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या कम से कम एक ट्रू मिल रहा है, तो बिल्कुल है, 2 है, कम से कम एक भी हो तो पूरा ट्रू बन जाएगा। और फॉल्स होने के लिए मात्र सभी फॉल्स होने चाहिए। और इसका उल्टा होता है, अगर इन सभी को एंड से जोड़ा गया होता तो एंड में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स बन जाएगा, और अगर सभी ट्रू है तब जाके ट्रू बनेगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो जाता है। तो 6 और 7 तो कंप्लीटली आपको होमवर्क है, क्योंकि उसके अंदर बस ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। इसको एक बार तो भी कम से कम अच्छे से सॉल्व करना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपको ट्रूथ टेबल के सारा विजन क्लियर करा देंगे, ठीक है। सो 6 और 7 के अंदर आपको ट्रूथ टेबल्स अच्छे से निकालने हैं। 7 के अंदर डिसाइड करना है टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, और 6 के अंदर सिर्फ ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने हैं। तो 6th एंड 7th इज लेफ्ट फॉर यू, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, आगे के क्वेश्चंस लिखूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करूँगा।